लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट 2024 के जुलाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कौन से सब्जेक्ट के? तो सीडीपी के। आइए हम पढ़ते हैं सीडीपी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, जिसने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा उसने देखा होगा कि एग्ज़ाम में ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और इनमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी हैं। तो हम पढ़ते हैं, इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना होता है, उनके ध्यान से आंसर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभिकथन। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और कारण है, रीज़न क्या है? विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प चुनें। हमारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो हमें इसका जो कथन है वो ध्यान से पढ़ना है। क्या है? विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये कह रहा है कि जो विद्यालयी पाठ्यक्रम जो होता है उसमें विद्यार्थियों को जो सांस्कृतिक ज्ञान होता है उसे स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो देना चाहिए। फिर कारण क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जो उनकी संस्कृति है समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये भी सही लग रहा है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं। थर्ड नंबर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो हमने कहा था कि इसमें दोनों सही लग रहे हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थियों का जो सांस्कृतिक ज्ञान होता है उनको हमारे विद्यालय में उचित स्थान और मूल्य मिलना चाहिए, देना चाहिए। और कारण कह रहा है कि इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को बच्चा जल्दी सीख जाता है, सुगम बना देता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड नंबर कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि पहला ऑप्शन है हमारा, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। तो ये सही कह रहा है कि व्याख्यान देने और समझाने से जो शिक्षण होता है वो सक्रिय होता है। दूसरा है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। फिर थर्ड नंबर है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर फोर्थ नंबर है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें तो हमें ये लग रहा है कि पहले में कि व्याख्या देना और समझाना उससे प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। तो ये इससे नहीं होता है कि हम केवल व्याख्या दे रहे हैं और समझा रहे हैं और जो हमारा शिक्षण है वो सक्रिय हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्याहार और दोहराना भी प्रभावी शिक्षण का वो नहीं है। फिर तीसरा है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है। इसमें कह रहा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं तो उनके ज्ञान का निर्माण होता है। तो इसमें हमारा फोर्थ नंबर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। फिर थर्ड नंबर है, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। फिर फोर्थ नंबर है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। तो इसमें हमारा अधिगम के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो अधिगम, पहला ऑप्शन है, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये तो सही है। जैसे जैसे बच्चा सामाजिक उसमें रहेगा, समाज में रहेगा, वैसे वैसे ही उसका अधिगम बढ़ेगा। फिर दूसरा, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक उत्पाद है। थर्ड नंबर है, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि अधिगम जो है वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है। इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल, सकल मतलब बड़ी मांसपेशियां कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास
रेखीय है, शीर्षगामी है, अराजक है या समीपस्थ दूराभिमुख है। ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये गलत लिख गया है टाइपिंग में। समीप दूराभिमुख, दूराभिमुख, समीपस्थ दूराभिमुख है। तो इसमें कह रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे पहले सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। तो यह कौन सा विकास को दर्शाता है? तो ये हमारे समीपस्थ दूराभिमुख विकास को दर्शाता है। इसमें हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समीपस्थ दूराभिमुख जो होता है वो सेंटर पे जो होता है, रीढ़ की हड्डी हो गई, हार्ट हो गया, तब जाके हमारी छोटी छोटी पहले बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, फिर छोटी छोटी मांसपेशियाँ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसमें ऑप्शन दिया है अनुकूलन, असंतुलन, निजीवाद और संगठन। तो अनुकूलन, असंतुलन और संगठन के बारे में किसने बात की है? जीन पियाजे ने। तो इसमें हमारा यही सही हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने निजीवाद पे ध्यान दिया है जो वाइगोत्स्की हैं। तो इसमें हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? मूर्त संक्रियात्मक सोच और पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो मूर्त संक्रियात्मक होता है हमारा 7 से 11 और पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष। तो इसमें कौन सी अलग करती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वस्तु स्थायित्व, दूसरा है इंद्रियों का समन्वय, तीसरा है परिकल्पित तार्किकता और चौथा है विकेंद्रीकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? इसमें बच्चा जो होता है विकेंद्रीकरण ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बच्चा अगर ग्लास में 200 ml पानी है और वो उसको बॉटल में डालता है, तब भी वो पानी ग्लास में ज़्यादा है और बॉटल में डालेगा, क्योंकि बॉटल बड़ी है ग्लास से, तो पानी जो है क्या कहते हैं कि इसमें ग्लास में ज़्यादा होगा और बॉटल में कम होगा, लेकिन वो पानी तो 200 ml ही रहेगा ना। तो बच्चे का केंद्रीकरण नहीं है, वो बच्चा सोचेगा कि बोतल में पानी ज़्यादा है और बोतल में पानी कम है और ग्लास में पानी ज़्यादा है। तो वो हमारा हो जाएगा विकेंद्रीकरण। 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है, क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। दूसरा है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तीसरा है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। फिर 4th नंबर है विकास सिर से पाँव की ओर होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि वह विकास के लिए समय। फिर दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। अंगों और विकास सिर से पाँव तक होता है। तो ये हमारा इसमें 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समीपस्थ दूराभिमुख जो होता है वो उसमें विकास सिर से पाँव की ओर होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो ये हमें पहले क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी चालक हमारी कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक होती है हमारी 7 से 11 वर्ष। फिर 3rd नंबर है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है। और 4th नंबर है औपचारिक होती है 7 से 11 वर्ष। तो उसमें जो अरु कहती है कि वो रस्सी कूद रही है और वो कह रही है कि उसे चोट लग जाती, तो वो बोल रही है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया है। तो ये जो होता है, ये जो सोच होती है, ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा ऐसे तर्क देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न
एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता आकलन करने में मदद करते हैं। तो पहला ऑप्शन है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं। सेकंड नंबर है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। थर्ड नंबर है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। और फोर्थ नंबर है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे छात्र की योग्यता का मूल्यांकन हो सके। तो पहला है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं, गलत है। दूसरा है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, गलत है। थर्ड नंबर है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो पहला ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। सेकंड नंबर है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। थर्ड नंबर है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। फोर्थ नंबर है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, कि अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाए तो कैसे, कि लगातार कोशिश और अच्छा प्रदर्शन करें। तो पहला है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। सेकंड नंबर है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण। आई थिंक इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना चाहिए, आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन दिया गया है जेंडर समता, जेंडर संबद्धता, थर्ड नंबर है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर समानता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड नंबर, ये जेंडर रूढ़िवादिता है, जिसमें लड़के को अलग काम करने के लिए कहा जाए और लड़कियों को अलग काम करने के लिए कहा जाए, वो हमारी होती है जेंडर रूढ़िवादिता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से पठन वैफल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैफल्य जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता सही से। तो पहला है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, दूसरा है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, तीसरा है स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, चौथा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो इसमें हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। प्रतिक्रिया सेट, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता और फोर्थ नंबर है निष्क्रिय अनुसरण। तो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। जब बच्चा कोई समस्या होगी और वो अधिक सोचेगा, कई तरीक़ों से वो सोचेगा, तो वो चिंतन कौन सा होगा, हमारा अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर अपसारी चिंतन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की एक विशेषता कौन सी है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, जिसमें केवल आ जाए तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ये भी गलत है। केवल कार्य के अंत में नहीं दी जाती है। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और उसने थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद फीडबैक ले लिया, तो फीडबैक थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में भी ली जाती है और लास्ट में भी प्रतिपुष्टि ली जाती है। तो ये सेकंड नंबर भी गलत हो जाएगा। यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर है यह व्यापक और सामान्य होती है और फोर्थ नंबर है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह व्यापक और सामान्य होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।